वेव के न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। हम लोग ने सुपरपोजिशन ऑफ वेव के दौरान काफ़ी सारे न्यूमेरिक अपना डेरिवेशन वगैरह सॉल्व कर रखे हैं। फॉर एग्जांपल हमें नोड्स एंटी नोड्स के बारे में पता है, हमें सोनोमीटर के बारे में पता है, हमें स्ट्रिंग बीट्स वगैरह ये सब जो भी रिलेशंस हैं वो सब का सब हमें पता है। अब हम उसी के बेसिस पे ना न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तुम्हें याद होगा फाई का मतलब क्या था? व्हाट इज फाई? फेज के बारे में बात होता था। एक्स का मतलब डिस्प्लेसमेंट, लेकिन अगर सपोज करो उसके आगे मैंने डेल्टा लगा दिया तो व्हाट इज डेल्टा एक्स? है ना, चेंज बता देता था। और डेल्टा 5 का मतलब क्या होता था? चेंज इन फेज डिफरेंस। अभी इस क्वेश्चन को देखना, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान देना। अ वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी दे के रखा है। फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट करोगे? यहाँ पे मैं एन यूज करता हूं, तो एन का वैल्यू है तुम्हारा 500 हर्ट्ज, ठीक है। इज ट्रैवलिंग विद अ स्पीड ऑफ 350 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये स्पीड है, मतलब मैं इसको v से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, वेलोसिटी विच इज 350 मीटर पर सेकेंड। ये दे रखा है। अब इसके ना दो पार्ट है, ध्यान देना। फर्स्ट वाले चीज पे क्या लिखा हुआ है? यहां पे लिखा है व्हाट इज द फेज डिफरेंस, व्हाट इज द फेज डिफरेंस। फर्स्ट वाला मैं देखता हूं, व्हाट इज द फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस का मतलब चेंज में, व्हाट इज द फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस पूछा गया है बिटवीन द टू डिस्प्लेसमेंट एट अ सर्टेन पॉइंट एट अ टाइम ऑफ 1 मिली सेकेंड अपार्ट। ये m का मतलब होता है मिली सेकेंड, मतलब तुम्हें क्या पूछा गया है कि फेज डिफरेंस एट अ टाइम ऑफ 1 मिली सेकेंड कितना होगा, हमें ये बताना है। अब तुम्हें ये तो मालूम होगा कि मिली का मतलब क्या होता है? मिली मतलब होता है 10⁻³ मतलब 1 × 10⁻³ सेकेंड, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 10⁻³ सेकेंड। क्या ये चीज क्लियर है? ठीक है। फर्स्ट तो तुम्हें ये पूछा गया, पहला क्या पूछा गया? तुम्हें फेज डिफरेंस फाइंड आउट करना है, लेकिन कितने टाइम पे? 1 मिली सेकेंड पे। क्लियर है? दूसरा पार्ट भी बोल के रखा हुआ है। दूसरा पार्ट है हमारा व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन टू पॉइंट्स। व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस मतलब वापस डेल्टा एक्स कितना होगा अगर विच आर 45 डिग्री आउट ऑफ फेज, मतलब इसमें किसका वैल्यू दे के रखा हुआ है? फेज का वैल्यू दिख के रखा हुआ है, तो मतलब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ फेज का वैल्यू दिया है तुम्हारा यहाँ पे 45 डिग्री, ओके, एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है। ये तुम्हारे पास डेटाज है, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके इसको फाइंड आउट करता है, ठीक है। पहला है कि यार मैं इसको सॉल्व किस तरह से करूंगा। हमेशा याद रखना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिलेशन बिटवीन फेज, रिलेशन बिटवीन फेज एंड डिस्टेंस, रिलेशन बिटवीन फेज एंड डिस्टेंस इज गिवन बाय, ठीक है। कभी भी ना ऐसे सवाल आ जाए ना तो तुम्हें ना एक रिलेशन याद रखना है। वो रिलेशन मैंने यहाँ पे लिख रखा है विच इज डेल्टा फाई, मतलब फेज डिफरेंस विल बी इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स, ठीक है। याद रहे मैं ये फर्स्ट वाला फाइंड आउट करने जा रहा हूँ, तो मुझे ये वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो मेरे पास ये सब चीज रहना तो जरूरी है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? 2 पाई तो कांस्टेंट है, वो तो बात की बात है। लैम्डा नहीं है मेरे पास। दूसरी बात, मेरे पास डेल्टा एक्स नहीं पड़ा। अब मैं यहाँ पे फंस गया कि अब मैं क्या करूँ, ठीक है। अब ध्यान देना, क्या मैं लैम्डा का जुगाड़ कर सकता हूँ? मुझे एक रिलेशन पता है कि v इज इक्वल टू एन लैम्डा, राइट। क्या मैं इसमें से लैम्डा निकाल सकता हूँ? यस। लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ? v बाय एन। क्या मेरे पास v दिया है? ऑब्वियसली दिया है। n भी दिया है मेरे पास, मतलब 350 डिवाइडेड बाय 500, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 500, इसको कट कर दो, ठीक है। 5 7 ज़ा 35, 5 10 ज़ा 50, ठीक है। तो लैम्डा का वैल्यू आ गया मेरे पास 7/10। चलो इसको एक साइड में रख लेते हैं हम लोग, और लैम्डा का जुगाड़ हो गया, कोई टेंशन नहीं है। अब मुझे चाहिए डेल्टा एक्स। अब डेल्टा एक्स कहाँ से आए? थोड़ा सोचो, हम लोग क्या करें ऐसा कि डेल्टा एक्स का वैल्यू आ जाए मेरे पास, ठीक है। मुझे एक चीज और पता है, याद रहे हमेशा ना हमारे पास जो चीजें दी होती है ना उसी के अंदर हिंट भी छुपा होता है, ठीक है। अब देखो तुम्हारे पास ना टाइम भी दिया है यहाँ पे, मतलब इसका यूज तो पक्का होगा, ठीक है। अब मुझे बताओ ना टाइम का क्या रिलेशन है डेल्टा एक्स के साथ? वेलोसिटी क्या होता है? व्हाट इज वेलोसिटी? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेरा वेलोसिटी होता है
चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो मेरा डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, v इंटू टी। क्या मेरे पास v पड़ा है, यस किधर गया, हाँ v है तुम्हारा 350। क्या मेरे पास टाइम पड़ा हुआ है, टाइम कितना है मेरे पास, मैंने यहीं पे लिखा था, हाँ 10⁻⁻3 राइट। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 10⁻⁻3। समझ में आ रहा है, ये हो गया मेरा वेलोसिटी, ऑब्वियसली ये मीटर पर सेकंड में होगा। ठीक है, अब ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्या करूँगा, मेरे पास दोनों इक्वेशंस आ गए, अब मैं यहाँ पे पुटअप कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि डेल्टा फाई विल बी इक्वल टू, ये क्या है तुम्हारा 2 पाई, तो 2 पाई को मैं ऐसे लिख देता हूँ डिवाइडेड बाय लैम्डा। लैम्डा का वैल्यू है मेरे पास 7/10, 7/10 है तो मतलब इसको मैं ऐसे लिख दूँ 20, समझा। ठीक है, इनटू डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स का मतलब ये हो गया तुम्हारा 350 इंटू 10⁻⁻3। चलेगा। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। 7 1 जा 750। ठीक है, 20 इंटू 50 क्या हो जाएगा बता दो, 1000, मतलब 10⁻³ इंटू पाई इंटू 10⁻⁻3, 10⁻³ -3 कट, तो आंसर आ गया तुम्हारा पाई। ये हो गया तुम्हारा डेल्टा फाई का वैल्यू, ये फॉर फर्स्ट है, यही आंसर है। हाँ देखो मैंने यहाँ पर आंसर भी ऑलरेडी लिख रखा है, समझ में आ रहा है। ठीक है, सिंपल सा चीज़ है। ओके, ये हो गया, ये तुम्हारा सिर्फ फर्स्ट पार्ट हुआ। अब हमें चाहिए सेकेंड पार्ट, थोड़ा सा यहाँ पर करो। सेकेंड पार्ट में क्या था, सेकेंड पार्ट में हमें क्या पूछा गया कि डेल्टा एक्स कितना है आपको बताना है, बट फाई का वैल्यू कितना रखना है आप लोगों को, 45 डिग्री। अब मुझे रिलेशन तो पता ही है कि मेरे पास जो डेल्टा फाई है उसका रिलेशन इन टर्म्स ऑफ डेल्टा एक्स वो क्या होता है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। मुझे क्या चाहिए यहाँ पे डेल्टा एक्स, लेकिन कितने के लिए 5, फेस कितना है तुम्हारा 45 डिग्री। चलो तो डेल्टा एक्स, तो मुझे सिर्फ डेल्टा एक्स चाहिए, तो डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, डेल्टा 5 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा अपॉन 2 पाई। राइट है। डेल्टा 5 कितना दिया हुआ है, डेल्टा 5 मतलब चेंज 45 डिग्री, उसको रेडियन में कन्वर्ट करो ना, कितना हो जाएगा π/4, राइट है, कितना आएगा π/4। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ π/4 इंटू लैम्डा का वैल्यू तो मुझे ऑलरेडी पता है ना, किधर लिख दिया मैंने, हाँ विच इज 7/10 डिवाइडेड बाय 2 लैम्डा, याद रहे ये 4 है, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे ट्रांसफर आराम से कर सकता हूँ। ठीक है, सिंपल सा मैथमेटिक्स है ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 7 पाई अपॉन 4 2 जा 8 पाई इंटू 10, राइट है, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, ओके। अब ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से पाई पाई जो टर्म है वो कैंसिल आउट कर देता हूँ, तो यहाँ पर बचा है तुम्हारा 7/8 इंटू 10, तो ये इसको ऊपर लिख देता हूँ 10⁻⁻1, चलेगा। ठीक है, अगर मैंने इसको सॉल्व किया, हेल्प करना मेरी, 7/8 है। ठीक है, अब मैं इसको आराम से, याद रहे हमेशा ना लॉग टेबल का यूज़ नहीं करना है, जहाँ पे तुम्हें लग रहा है कि नहीं तुम आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट शुरू हो जाओ। 8 और 7 को तुम आराम से डिवाइड कर सकते हो, मतलब अगर मैं एक नॉर्मल मेथड करूँ, ठीक है, 0 8 8 जा 64, बराबर है ना। ठीक है, फिर कितना बचेगा 6। ठीक है, थैंक यू। आगे बोलो, 7 जा 48 5 जा, मतलब आंसर इज 0.875 इंटू 10⁻⁻1। लेकिन ये -1 को अगर मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, इट विल बी 0.087, नहीं राइट है, -1 है ना, कुछ भी अभी आया नहीं है, 0.0875। ठीक है, अब ये जो भी टर्म्स आया है ना डेल्टा एक्स, वो इन टर्म्स ऑफ मीटर आया है। ठीक है, अभी अगर तुम आंसर देखोगे ना, मेरे को यहाँ पे छोटा सा छुपा है, वो सेंटीमीटर में है। ठीक है, अगर तुम यहाँ पर ला के छोड़ते हो तो भी चलेगा,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें इसके साथ मैच करना है तो मैच किस तरह से कर सकते हो बताओ, ठीक है। अगर कोई चीज़ मीटर में है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो तुम क्या करोगे, इसको बस 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे ना। समझ में आ रहा है ना, 10⁻²। तो ऑब्वियसली अब ये शिफ्ट होकर यहाँ पे जाएगा, विच विल बी इक्वल टू वॉट, 8.75 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये है तुम्हारा फाइनल आंसर। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, देखना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। A sound wave in a certain fluid medium is reflected at an obstacle to form a standing wave. The distance between two successive notes. पहली बार ध्यान देना, यहाँ पर ना टर्म लिखा है the distance between two successive notes is 3.75 सेंटीमीटर। बड़ी बात है, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड। याद रहे हमेशा जब इन नोड्स के बारे में बात आएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, मेरे पास यहाँ पे गिवन है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेरे पास है डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स, तो मतलब λ/2 का वैल्यू दिख के रखा हुआ है। याद रहे किसका दिया हुआ है, λ/2। तो λ/2 का वैल्यू कितना दिया है, 3.75, ठीक है, सेंटीमीटर। ओके, आगे, इफ द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इज 1500 मीटर पर सेकेंड, मतलब v का वैल्यू दे के रखा है, मतलब 1500 मीटर पर सेकेंड, ये लिखा हुआ है, ठीक है। आगे क्या बोला गया है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी, मतलब n का वैल्यू क्या है तुम्हें ये फाइंड आउट करना है। क्या सिंपल सा क्वेश्चन है, टर्म समझ में आ रहा है। तुम्हें क्या लग रहा है कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, v इज इक्वल टू n लैम्डा, लेकिन लैम्डा कहाँ है हमारे पास, है हमारे पास, देखो ये क्या है तुम्हारा λ/2। क्या इसमें से तुम लैम्डा निकाल सकते हो, यस आराम से। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ लैम्डा विल बी इक्वल टू 3.75 इंटू 2। ये सफिशिएंट है क्या, सफिशिएंट है, लेकिन ये चीज़ किस में आएगा, सेंटीमीटर में, मीटर में भी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, मतलब देखो इसमें ना इन लोगों ने मीटर में नहीं कन्वर्ट किया, लेकिन मैं मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10⁻²। ये तो पता ही होगा ना, है ना, 10⁻², ये हो गया। अब मेरे पास फॉर्मूला है v इज इक्वल टू n लैम्डा, और मुझे निकालना है फ्रीक्वेंसी, तो n विल बी इक्वल टू v बाय लैम्डा। तो v का वैल्यू क्या है हमारे पास, 1500, ठीक है, 1500 डिवाइडेड बाय लैम्डा का वैल्यू दे रखा है 3.75 इंटू 2 इंटू 10⁻²। चलेगा, क्या किया मैंने, समझा, ठीक है, -2 को वहाँ पे भेज दिया। अब अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो ये आएगा तुम्हारा 1500 डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व करो, है ना, 7.50, ठीक है, और ये है तुम्हारा 10⁻², ठीक है। अब जैसे क्योंकि याद रहे हमेशा ना हमें ना पॉइंट जो होता है ना वही दिक्कत देता है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस पॉइंट को शिफ्ट कर देता हूँ, ये पॉइंट को हटा के मैं 2 डिजिट आगे लेके जा रहा हूँ, और तुम्हें पता होना चाहिए राइट में अगर मैं शिफ्ट करूँ तो क्या होना चाहिए, माइनस, ठीक, माइनस है प्लस माइनस, तो ये 1500 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय 750 इंटू 10⁻²। क्या ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं, लोग यही गलती करेंगे, तुम लोग बोला अरे ऑपोजिट्स आएंगे चलो कैंसिल आउट करते हैं, नहीं, ये 2 है, अब ये -2 ऊपर जाएगा तो माइनस ऑफ -2 मतलब +2 होगा, तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा। लेकिन फिलहाल अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये कितना आ जाएगा आंसर, लगभग बता सकते हो 75 का डबल 2, है ना, ऐसे हो जाएगा ना, 2 हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 2 इंटू 10⁻4, 4 ना, 4 + 4 होगा, एक 0 मैं इसमें ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 3, ठीक है, और ये 10⁻3 तुम्हें पता ही है किलो हो जाता है, तो 20 किलो, हम लोग फ्रीक्वेंसी निकाले हैं तो ये हर्ट्स हो जाएगा, ठीक है, आंसर यस 20 किलो हर्ट्स। समझा, ठीक है, ओके। अब ये समझा सबको, ठीक है, हम लोग कौन, मैं कि कंटेंट, दोनों,
राहुल, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है ध्यान देना, यहां पे लिखा है टू साउंड वेव्स ट्रैवल एट ए स्पीड ऑफ 330 मीटर पर सेकेंड, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ए साउंड दे रखा है। इफ द फ्रीक्वेंसीज आर ऑल्सो आइडेंटिकल एंड आर इक्वल टू 540 हर्ट्ज, मतलब फ्रीक्वेंसी भी दे रखा है। तो जो जो मेरे पास यहाँ पे डेटाज हैं वो मैं लिख लेता हूँ। मेरे पास v दे के रखा है विच इज 330 मीटर पर सेकेंड, और मेरे पास फ्रीक्वेंसी भी दे रखा है विच इज 540 हर्ट्ज, है ना। अब इसके बाद क्या लिखा है देखो, व्हाट will be the phase difference between the waves at a point of 3.5 meter from one source and 3 meter from the another source, मतलब सोर्सेज जो है ना वो दो अलग अलग डिस्टेंस से आ रही है। तो अगर सपोज करो मैं ऐसा लिखता हूँ, x1 का वैल्यू मुझे दे रखा है 3.5 मीटर, अलग अलग डिस्टेंस है इसलिए मैं x1 x2 अज्यूम कर रहा हूँ। तो x1 x2 और दूसरा क्या है मेरे पास 3 मीटर। अगर सपोज करो मुझे इसका डिफरेंस निकालना हो तो डेल्टा x क्या हो जाएगा बताओ, x1 माइनस x2, ठीक है, डिपेंड करता है कौन सा बड़ा है, तुम कोई भी ऐसा यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3.5 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0.5 मीटर। ये ऑलरेडी मीटर में है तो मुझे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्या फाइंड आउट करना है मैम, फेज डिफरेंस, मतलब मैं ये बोलूँ डेल्टा 5 कितना है, हमें ये फाइंड आउट करना है। क्या मेरे पास ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसमें ये सब चीजें आ रही हो, फर्स्ट वाला, ठीक है। बताओ रिलेशन क्या होता है, रिलेशन कैसे हो जाएगा इसमें, डेल्टा 5 इज इक्वल टू बोलो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। लेकिन यहां पर क्या चीज नहीं दिया हुआ है, लैम्डा। क्या मैं लैम्डा निकाल सकता हूं, यस मुझे पता है v होता है तुम्हारा n लैम्डा, अगेन लैम्डा क्या हो जाएगा तुम्हारा v बाय n, बट व्हाट इज v, 540 सॉरी 330 डिवाइडेड बाय 540। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है, पूरा नहीं सॉल्व कर सकते हम लोग, इसको ऐसे ही लिख देते हैं 33 बाय 50, ठीक है। और अगर मेरे को इसको छोटा बनाना होगा तो कैसे करूँगा बताओ, 3 1 जा 3 1 जा 3 1 जा 3 8 जा 24, 11 बाई 18, ठीक है। तो लैम्डा का वैल्यू मेरे पास आ चुका है 11 बाई 18। अब बस मैं एक काम कर सकता हूँ, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा मेरा बताओ, 2 पाई मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ। लैम्डा का वैल्यू है हमारा 11 बाई 18, तो मैं ऐसा लिख देता हूँ 11 इंटू 18, चलेगा, समझा, 11 बाई 18 इंटू लैम्डा एक्स, उसका वैल्यू भी मेरे पास पड़ा है विच इज़ 0.5। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं, व्हाट इज 18 इंटू 2, 32 पाई, हाँ नहीं 2, हाँ 36 पाई अपॉन 11 मल्टीप्लाई बाय 0.5। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब बेसिक सा चीज क्या रहेगा, मुझे यहाँ पे बस मुझे वैल्यू को पुट अप करना है, ठीक है। हाँ बताओ 36 इंटू 0.5 कितना आ सकता है, पॉइंट है 6 जा 30 3 जा 18 और 0 है तो हाँ 18, तो ये हो गया तुम्हारा 18 पाई बाय 11, ठीक है। आंसर ना तुम्हारा किस में है, पाई के फॉर्म में है। अगर सपोज करो यहाँ पर आंसर लिखा है इसलिए, तो इसका मतलब कंफर्म है पाई को सॉल्व नहीं करना है, समझ में आ रहा है। तो अब मैं इसको इस तरह से कट कर सकता हूँ, तो मतलब 11 1 जा 11, ठीक है, समथिंग मतलब इतना ही आएगा और कुछ एक्स्ट्रा आ ही नहीं सकता, 636 5, ठीक है। तो ये है हमारा डेल्टा 5, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन ध्यान देना, हमने वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के ऊपर भी क्वेश्चन सॉल्व करके रखे हैं, जिसका फॉर्मूला था n स्मॉल n इज इक्वल टू 1/2l, n इज इक्वल टू 1/2l अंडर रूट ऑफ t बाई m। यहाँ पे t मेरा क्या था, टेंशन, m क्या था मेरा मास, स्मॉल l क्या था तुम्हारा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अभी ये पूरा क्वेश्चन को ध्यान दो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है 2 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, 2 वायर्स है लेकिन दोनों का मटेरियल जो है वो सेम है और सेम क्रॉस सेक्शन है, मटेरियल सेम है।
ठीक है। तो मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि भाई जो दोनों का मटेरियल है, मटेरियल्स आर सेम, ठीक है। और क्या लिख के रखा हुआ है, क्रॉस सेक्शन भी सेम है। क्रॉस सेक्शन का मतलब समझा, ठीक है, मतलब वो जितना मोटा है ना, दोनों वायर भी ना सेम मोटाई का, मतलब क्रॉस सेक्शन मतलब एरिया, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ पहले वाले का एरिया और दूसरे वाले का एरिया जो है वो सेम है। समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। आगे क्या लिखा है, वन वायर, जो उसमें से एक वायर है उसको लोड किया जाता है विथ 1.5 kg, लोड किया जाता है, मतलब स्ट्रिंग है, देखो सीधी सी बात है, वो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को लोड किया जा रहा है 1.5 kg, तो उसके ऊपर क्या लग रहा होगा, टेंशन, ठीक है। तो मतलब एक चीज कंफर्म है कि एक टेंशन का वैल्यू है, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखता हूं T1, तो T1 का वैल्यू दे रखा है मेरे पास 1.5 kg। 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले वायर, ठीक है। दूसरा, एंड अनदर इज लोडेड विथ 6 kg, मतलब दूसरे के ऊपर जो टेंशन लग रहा है वो है तुम्हारा 6 kg, ठीक है। आगे द वाइब्रेटिंग लेंथ ऑफ फर्स्ट वायर, फर्स्ट वायर का जो वाइब्रेटिंग लेंथ है, फर्स्ट वायर का वाइब्रेटिंग लेंथ है, मतलब फर्स्ट वायर का वाइब्रेटिंग लेंथ मतलब स्मॉल L1, ठीक है, वो दे रखा है मुझे 60 सेंटीमीटर, समझा, ठीक है। मीटर में कन्वर्ट करने में क्या हो जाएगा, 60 इंटू 10⁻² मीटर। इसको मैं साइड में रखता हूं, इसको पूरी तरह से सॉल्व नहीं कर रहा हूं। एंड इट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज सेम एज दैट ऑफ द सेकंड वायर। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को डिनोट किससे करते थे हम लोग, स्मॉल n से। तो यहां पे क्या बोला गया है कि जो तुम्हारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है दोनों वायर्स का वो सेम है। समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे कैलकुलेट वाइब्रेटिंग लेंथ ऑफ द अनदर वायर, मतलब क्या लग रहा है, क्या फाइंड आउट करना होगा, L2, मतलब यहाँ पे मैं ये भी लिख देता हूँ N1 इज इक्वल टू N2 इक्वल टू N, मतलब दोनों सेम है, हमें फाइंड आउट करना है L2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब मुझे एक चीज पता है कि वाइब्रेटिंग लेंथ, ठीक है, वाइब्रेटिंग लेंथ जो होगा वो मेरा फॉर्मूला होगा N इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट ऑफ, सॉरी 2L था, 1/2L रूट ऑफ T बाय क्या था यार, M था, फॉर्मूला क्या था हमारा, T बाय, हाँ, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन याद रहे यहाँ पर हमारे पास सारे वैल्यूज नहीं दिए हुए हैं, बहुत सारे चीज इसमें ऐसा भी है जिसमें बताया गया है कि देखो ये चीज सेम भी है, क्योंकि ये दो वायर है, तो यहाँ पर मैं ऐसा लिख देता हूँ पहले वाले के लिए मैं इसमें N1 नहीं लिख सकता, बताओ क्यों, सेम है, तो N इधर रहेगा, विल बी इक्वल टू, ये है तुम्हारा 1, तो 1/2 L1 अंडर रूट ऑफ, टेंशन तो सेम है ना, तो ये T1 आ जाएगा, ठीक है। M का मतलब क्या होगा, देखो 2 वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड क्रॉस सेक्शन आर स्ट्रेच ऑन ए सोनोमीटर, ये सोनोमीटर का है, ठीक है। तो हमारा जो M होगा, तो M क्या होता है, M ना 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 स्मॉल m है, ये याद करो, मैंने इसको म्यू से डिनोट किया था, हाँ क्या था, याद करो, M कैपिटल M मास था मेरा, मैंने बोला था स्मॉल m जो होता है ना वो थोड़ा कंफ्यूजन है, तो मैंने वहां पर ना म्यू का यूज किया था, मास डेंसिटी, याद आ रहा है, म्यू क्या था तुम्हारा, मास डेंसिटी। तो यहाँ पर मास डेंसिटी भी तो सेम है। अब बोलोगे सर कैसे, मास डेंसिटी का मतलब एरिया के बेसिस पे बात हो रही है, समझ में आ रहा है, तो एरिया सेम है। मैं फिर लिख देता हूँ, यहाँ पर कभी कभी स्मॉल m का यूज किया जाएगा, तो स्मॉल m और म्यू सेम होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये होता है तुम्हारा मास डेंसिटी। अब मास डेंसिटी का मतलब बेसिकली यहाँ पे बात एरिया की हो रही है, और एरिया सेम है, तो यहाँ पे मैं m1 m2 लिखूंगा क्या, नहीं, मैं यहाँ पे सिर्फ m लिख देता हूँ, ये फर्स्ट के लिए हो गया। सिमिलरली सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, n विल बी इक्वल टू 1/2 L2 रूट ऑफ T2 बाय m। मैं फिर बोल रहा हूँ, टेक्स्ट बुक में तुम्हारे m लिखा हुआ है, लेकिन मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा वहां पे म्यू ही लिखो, समझ में आ रहा है, ठीक है, ये चीज समझा। अब n है, दोनों सेम है, क्या मैं दोनों को इक्वलाइज कर सकता हूँ, एक स्टेप ना मैं डायरेक्टली आगे जाता हूँ, मुझे पता है जो इक्वल है उसको कैंसिल आउट कर देता हूँ, 1 और 2 हट गए, यहाँ पे क्या बचा रहेगा 1/L1, अंडर रूट में क्या बचा रहेगा, सिर्फ T1, M भी हट गया रहेगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली एक रिलेशन लिख देता हूँ, मैं लिखता हूँ रूट T1/L1
समझ रहे हो ना, ठीक है, इज इक्वल टू रूट T2/L2, समझा कि नहीं, क्लियर है, ठीक है। ये समझा ये इक्वल क्यों किया, क्योंकि n इज इक्वल टू n, मतलब n सेम है, राइट, ठीक है। अब मुझे इसमें से किसका वैल्यू चाहिए, L2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं, L2 को इधर ही भेज देता हूं, ठीक है। तो L2 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, L2 इधर आया, L1 ऊपर चले जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा L1 अंडर रूट ऑफ T2/T1, मतलब दोनों रूट है ना, तो मैंने एक कॉमन रूट ले लिया, राइट, ठीक है। L1 का वैल्यू है, मेरे को उसका टेंशन नहीं है, L1 कितना है, ओके, प्रॉब्लम है इसका, T2 का वैल्यू कितना है 6, और नीचे क्या है 1.5, इसके साथ कैसे डील करोगे, ठीक है। ऐसे जगह पे ना तुम्हें ना याद आना चाहिए, तुम्हें पॉइंट शिफ्टिंग आती है। अब पॉइंट शिफ्टिंग इसमें ना बहुत बड़ा हेल्प कर सकता है, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे ना, तुरंत नहीं आ रहा है सर, हम लोग एक काम करते हैं लॉग टेबल लेके बैठ जाते हैं, फंस जाओगे, ठीक है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, मतलब डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये 60 × 10⁻² तो है ही, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे तुम खुद दिमाग लगाओ, ये 6 है, ये क्या है, अब मैं 1.5 को पॉइंट को उधर शिफ्ट कर देता हूं, 15 हो जाएगा, 15 × 10⁻1, -1 को ऊपर भेज दो 1, मतलब 6 × 10 60 हो गया, 60, नीचे क्या बचा, कट कर दो ना, 15 1 जा 15 4 जा, समझा। तो ये हो गया तुम्हारा 60 × 10⁻² इंटू 2, समझा। तो 2 6 जा 12, मतलब 120 × 10⁻², ये क्या निकाल रहे हैं हम लोग, लेंथ, ठीक है। तो ये चीज़ ना हमें मीटर में ही चाहिए, तो ये ठीक है, कैसे अपन मीटर में कन्वर्ट करें, मीटर में ही है, कैसे बताओ, बोलो बोलो आगे, कहाँ शिफ्ट करो, हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 1.2 मीटर, तो ये था तुम्हारा, ओके। क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, अब पाइप क्लोज एट वन एंड, हम लोगों ने रिलेशन दे के रखा है, अब पाइप ओपन एट बोथ एंड, और एक था हमारा पाइप क्लोज एट वन एंड, ठीक है। ये दो, इसमें से ये कौन सा कंडीशन है, अब पाइप क्लोज एट वन एंड, ठीक है। कैन प्रोड्यूस, याद रहे ये एग्जाम में क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है, ये इजी भी है लेकिन तुम्हें थोड़ा सा दिमाग भी लगाना, और ऐसे क्वेश्चन में फंसना नहीं है। देखो, अब पाइप क्लोज एट वन एंड कैन प्रोड्यूस ओवरटोन्स एट फ्रीक्वेंसीज, कितना, देखो ये तुम्हारे पास ना 3 फ्रीक्वेंसीज दे रखा है, 640, 896, 1152। अगर तुम्हें याद होगा तो मैंने तुम्हें बताया था ओवरटोन्स के बारे में, एक था फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और एक था तुम्हारा ओवरटोन। तो अगर मैं फर्स्ट ओवरटोन की बात करूं, ठीक है, तो फर्स्ट ओवरटोन को तुम डिनोट किससे करते थे, N1, और N1 क्या था तुम्हारा 2 टाइम्स ऑफ N, और N क्या था यहाँ पे तुम्हारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, मतलब ऐसे लिखते थे ना, N1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ N, ऐसे ही था, राइट, ठीक है, ओके। अब यहां पे क्या बोला गया है कि अगर ये 3 फ्रीक्वेंसीज है, मतलब बेसिकली ये ओवरटोन्स की तरह काम कर रही हैं, यहां पे बोला गया है कि आपको कैलकुलेट करना है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, मतलब क्या कैलकुलेट करना है, स्मॉल n, राइट, ठीक है। अब बात ये है कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये है क्या, क्वेश्चन में तो पढ़ के समझ में आ रहा है कि ये ओवरटोन से फ्रीक्वेंसीज के, इतना मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन ये है क्या, मतलब ये कॉन्जिक्यूटिव है कि क्या है, मतलब कॉन्जिक्यूटिव मतलब समझा ना, जैसे एक के बाद एक के बाद एक, कॉन्जिक्यूटिव जैसे 2 सक्सेसिव पॉइंट्स होता है ना कि एक सेम टू सेम, तो पहले मुझे ये देखना है कि यार क्या ये ऐसा है कॉन्जिक्यूटिव बना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे वो वैल्यू नहीं समझ में आ रहा है कि ये चीज़ें कैसे हैं। तो एक काम कर सकता हूँ मैं बेसिक सा, मैं इसको इसके साथ माइनस कर देता हूँ और इसको इसके, अगर ये दोनों का वैल्यू सेम आया तो यस ये सेम है, मतलब कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसीज है, ठीक है। तो 896 माइनस 640 कितना होता है, 896 माइनस 640, करो ना एक बार, तो और ये दूसरा 1152 माइनस, तो मतलब इसको इसके साथ 256, ठीक है। तो अगर ये सेम है, तो मतलब ये जो है वो कंसेक्यूटिव है, समझ में आ रहा है, ये क्या है तुम्हारा कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसीज है, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं है, मतलब ये कंसेक्यूटिव मिल गया, ठीक है। और क्योंकि ये तुम्हारा अब पाइप
क्लोज्ड एट वन एंड है, अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड है, ठीक है। तो मुझे एक बात बता दो, इसका जो हमारे पास हम लोग ने लास्ट में एक टर्म निकाल के रखा था, तुम्हें याद होगा, पाइप का क्लोज एट वन एंड, ये उसकी जो फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है ना, वो किस तरह से रिलेट करती थी, ठीक है। अगर नहीं याद होगा तो एक बार नोट्स में देख लेना। देखो ये इस तरह से मैंने बताया था, पहला n था, दूसरा 3n था, तीसरा 5n था, 7n था एंड सो ऑन था। बात समझना, क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह से रिलेशन था। तो अगर सपोज करो मुझे डिफरेंस निकालना हो, ठीक है, अब जैसे ये कंजिक्यूटिव बना रहे हैं, वैसे क्या ये कंजिक्यूटिव है, देखो क्या लग रहा है, आंसर क्या आएगा इसका, 3n माइनस एन इज 2n, 5n माइनस 3n इज 2n, मतलब ये सबका सब क्या बना रहे हैं, 2n। तो यस ये भी कंजिक्यूटिव है। अगर पाइप एट क्लोज एट वन एंड कंजिक्यूटिव है और मेरा जो ओवरटोन्स के फ्रीक्वेंसीज है वो भी कंजिक्यूटिव है, तो ये दोनों को मिला करके मैं ऐसे लिख सकता हूं, देयरफॉर 2n विल बी इक्वल टू 256, समझा, लिख सकता हूं मैं दोनों को मिलाकर। मैं फिर बता रहा हूं, मैंने पहले क्या चेक किया कि दोनों का दोनों क्या कंजिक्यूटिव फ्रीक्वेंसीज हैं, तो मेरे पास 3 फ्रीक्वेंसीज थे, उसको मैंने देखा कि कंजिक्यूटिव कैसे करोगे कि माइनस करने पे वैल्यू सेम आ रहा है कि नहीं, ठीक है। दूसरा मुझे पता है कि अब पाइप क्लोज्ड एट वन एंड उसके फ्रीक्वेंसीज कैसे आते हैं, n 3n 5n 7n एंड सो ऑन, ठीक है। तो मैंने उसका भी कंजिक्यूटिव लिया, देखा कि हाँ सेम आ रहे हैं, 2n आ रहे हैं। तो अगर ये दोनों चीज सेम है तो मैंने लिख दिया 2n इज इक्वल टू 256, मतलब 2n, n मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो n विल बी इक्वल टू 256 बाई 2 विच विल बी 128 हर्ट्ज। तो ये है तुम्हारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का, ये है एकदम इजी, ये है क्या, ये है एकदम इजी, समझ में आ रहा है। अभी अगर सपोज करो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूं, यहां पे क्या लिखा हुआ है देखो, अ स्टैंडिंग वेव इज प्रोड्यूस इन ए ट्यूब ओपन एट बोथ एंड, ठीक है। यहां पर कंडीशन क्या बोल के रखा है कि ये है तुम्हारा ओपन एट बोथ एंड्स, मतलब ये कंडीशन थोड़ा सा अलग है, ओपन एट बोथ एंड्स। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज 300 हर्ट्ज, मतलब क्या दे के रखा हुआ है, स्मॉल n, तो स्मॉल n का वैल्यू है तुम्हारा 300 हर्ट्ज, कोई दिक्कत नहीं है। What is the length of the tube in the fundamental mode, ठीक है, मतलब क्या होगा कि लेंथ पूछा है, L कितना होगा फंडामेंटल मोड में, और स्पीड ऑफ द साउंड भी दे के रखा है, मतलब V का वैल्यू भी दे के रखा है विच इज 340 मीटर पर सेकेंड। अच्छा एक बात बताओ, ये तीनों को देखकर, अच्छा ये स्मॉल l नहीं है कैपिटल L है, ये तीनों को देखकर तुम्हें कुछ रिलेशन याद आ रहा है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे, कुछ रिलेशन याद आ रहा है, बताओ क्या होगा। एक रिलेशन है जो तुम्हारा ओपन एट बोथ एंड के लिए था, याद करो, मैं यहां पर ऐसे लिख सकता हूं, n इज इक्वल टू v बाय 2l, वेरी गुड। ये किसके लिए था, ओपन एट बोथ एंड्स के लिए, ठीक है। अब मुझे बताओ इसमें से मुझे किसका वैल्यू चाहिए, l का वैल्यू चाहिए, तो इसको रिप्लेस कर दो, तो l विल बी इक्वल टू v बाय 2l। क्या मेरे पास ये दोनों वैल्यूज पड़े हुए हैं, यस, ठीक है। तो चलो शुरू कर लेते हैं। तो v का वैल्यू है तुम्हारा 340 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ n, मतलब 300। अब तुम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो ना। वही है 0.5666 जो भी रहेगा मीटर, ये लेंथ है तो ये हमारा मीटर में आ जाएगा। नाउ हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, यहाँ पे क्या लिखा है, पहले ये बता दो क्या क्या फाइंड आउट करना है, बोल दो। फंडामेंटल मतलब n, उसके बाद मतलब n1, उसके बाद सेकेंड भी बोला है मतलब n2, ठीक है। और हाँ ओपन एट बोथ एंड्स का है, मतलब कंडीशन समझ में आ गया होगा। ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, मतलब L का वैल्यू दे के रखा है विच इज 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 25 सेंटीमीटर इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, 25 इंटू 10⁻⁻² मीटर, और क्या दिया, स्पीड ऑफ ए साउंड, मतलब v का वैल्यू दे के रखा है 330 मीटर पर सेकेंड। अच्छा
कैलकुलेट क्या करना है, ये 3 चीज कैसे स्टार्ट करें, बोलो क्या लग रहा है कैसे करना है। पहले मैं ना इसका जुगाड़ लगाता हूं, क्या राइट, ठीक है, क्या है बताओ पीछे वाला फॉर्मूला के बेसिस पे। स्मॉल n होता है तुम्हारा v/2l, ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा v मतलब है तुम्हारा 330 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एल, एल का वैल्यू आ गया तुम्हारा 25 इंटू 10⁻², है ना, -2 है, ऊपर मैंने भेज दिया, तो ये हो गया तुम्हारा 2, हेल्प करो यार, 2 1 2, 2 6 12, 2 5 10, राइट है, ठीक है, ये 165 हो गया। अगर इसको मैंने कट किया तो ये क्या आ जाएगा, 25 1 अरे नहीं बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, 5 5 25, 5 3 15, 5 3 15, है ना, 33/5। इसको और कट कर सकते हैं हम लोग, हाँ ये देखो 33 इंटू 10⁻² है, मतलब 00/5, ठीक है, मैं उसको बस सिंपलर बना रहा हूँ, तो ये हो गया 5 6 30, कितना बचेगा 3 5 660, तो ये आ गया तुम्हारा 660 हर्ट्ज, ये तुम्हारा n का वैल्यू आ गया। अब मुझे n1 चाहिए, तो हो गया ना, फिर मुझे पता है n1 क्या होता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ n, राइट ना, 2 टाइम्स ऑफ n, ठीक है, और तुम्हारा सेकंड मतलब ये फर्स्ट ओवरटोन की बात करो, फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है, तो इट इज 2 इंटू 660, मल्टीप्लाई करो 2 इतना जल्दी n1 का वैल्यू, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड ओवरटोन क्या हो जाएगा तुम्हारा 3 टाइम्स ऑफ n, मतलब 3 इंटू 660, ठीक है, कितना आ जाएगा 1980 हर्ट्ज, ठीक है। हमारा जो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा हुआ देखो, पहले यहां पे लिखा है अ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स हैज ए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 600 हर्ट्ज, ठीक है। अब यहां पर हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दे के रखा है ओपन पाइप का, ठीक है, तो एक काम करता हूं कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पे ऐसे लिखता हूं कि n नॉट का वैल्यू देकर, o का मतलब क्या होगा ओपन, हाँ यहाँ पे याद रहे, ओ मतलब ऐसा कुछ अलग नहीं है, ओपन है, ठीक है, और इसका फ्रीक्वेंसी दे के रखा है हमारे पास 600 हर्ट्ज, ठीक है, ओके, ये ओपन एंड का है। आगे क्या लिखा हुआ है, द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ए पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ए पाइप क्लोज्ड एट वन एंड हैज द सेम फ्रीक्वेंसी एज द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ द पाइप ओपन एंड, मतलब समझा, ठीक है, मतलब क्या है देखो, हमें पता है एक है हमारा क्लोज्ड पाइप, क्लोज्ड एट वन एंड, मैं उसको क्लोज पाइप बोल देता हूं, और एक है हमारा ओपन पाइप, है ना, ऐसे ही है ना, ठीक है। अब यहां पे क्या बोला गया है, इसका जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, सॉरी इसका जो फर्स्ट ओवरटोन है, इसका जो फर्स्ट ओवरटोन है और इसका जो फर्स्ट ओवरटोन है वो दोनों सेम है, नहीं समझा क्वेश्चन, समझा मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। तो मैं यहां पर ये लिख देता हूं जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वही लिख देता हूं, द फर्स्ट ओवर, तो मैं यहां पे लिख देता हूं फर्स्ट overtone of a pipe closed at one end is equal to first overtone of a pipe open at both end, ठीक है। अब जो जो क्वेश्चन में गिवन है मैं पहले लिख ले रहा हूं, ठीक है, ओके। आगे क्या लिखा हुआ है, हाउ लॉन्ग आर द टू पाइप्स, मतलब दोनों पाइप का जो लेंथ है वो कितना है, ठीक है। अब देखो हमें पता है लेंथ ऑफ ए पाइप को डिनोट किया जाता है कैपिटल L, ठीक है, तो हमें पूछा गया दोनों के बारे में कि जो दोनों पाइप है उनका लेंथ कितना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ LC, C मतलब क्या होगा क्लोज पाइप का, इसका वैल्यू कितना होगा हमें ये फाइंड आउट करना है, दूसरा LO कितना होगा, ये याद रहे, मैं जानबूझ के ऐसे डिनोट कर रहा हूँ ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं तुम ऐसा लिख देना, O का मतलब यहाँ पर हो जाएगा ओपन और C का मतलब हो जाता है यहाँ पे क्लोज। और क्या देके रखा है बता दो, टेक वेलोसिटी ऑफ साउंड टू बी 330 मीटर पर सेकेंड, मतलब V का वैल्यू भी देके रखा है 330
मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब बेसिक से जो आइडिया है वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक काम कर सकता हूं मैं, स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करता हूं इस चीज को। अभी यहाँ पर ना हम या तो ओपन या तो क्लोज, दोनों में से कोई भी एक चूज कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर सपोज करो मैं ओपन के बारे में बात करता हूं, मैं यहाँ पे लिखता हूं फॉर अ ओपन पाइप, फॉर अ ओपन पाइप। ओपन पाइप के लिए हमारा जो फ्रीक्वेंसी होता है इज गिवन बाय n इज इक्वल टू, ये पता होगा v/2l होता है, v/2, क्योंकि ये ओपन के लिए कर रहा हूं तो मैं यहां पर नॉट लगा देता हूं, चलेगा? ओके चलो। अब ये चीज होने के बाद अब मुझे इसमें से तुम्हें क्या लग रहा है मैं किसका वैल्यू निकाल सकता हूं? एल नॉट का, ठीक है। तो एल नॉट विल बी इक्वल टू व्हाट? एल नॉट क्या हो जाएगा? v/2n, ये नॉट नहीं बोलता मैं ओ बोलूंगा, उसको कंफ्यूजन हो जाएगा। व्हाट इज v का वैल्यू? हमारे पास दे के रखा है 330, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा 330 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ n नॉट विच इज 600। चलो इसको सॉल्व करते हैं, 0 0 को कट कर दो, ठीक है। तो बेसिक सा चीज़ है, इसको तुम कट कर सकते हो, मुझे बता दो इसका आंसर क्या आएगा। 2 3 ज़ा 6 0, या फिर ऐसे 3 2 ज़ा 6 0, 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा, मतलब 11/40, 11/40। और मेरे को इसको सॉल्व करना है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 11/4 इंटू 10⁻⁻1, सॉरी 10⁻1 लिख सकता हूँ, 10⁻1 ऐसे लिख सकता हूँ, इसको ऊपर भेज देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 11/4 इंटू 10⁻⁻1। अगर सपोज करो मैं इसको सॉल्व करता हूँ 11/4 को, तो कितना आएगा? हम लोग एक बेसिक अपना आइडिया लेते हैं, ये ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। 4 2 ज़ा 8, कितना बचा? 3 3 0 पॉइंट, और बताओ 4 6 ज़ा 4 7 ज़ा नहीं होता, अरे गवारो, 4 7 ज़ा 28, 2 0, थैंक यू। तो 2.75, तो 2.75 इंटू 10⁻⁻1 तक का इसका वैल्यू आ गया, राइट, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये जो टर्म है इसको अगर मैं आगे शिफ्ट करूं तो ये कितना हो जाएगा बता सकते हो? 0.275 मीटर। हाँ, ये चीज़ हो गया, ठीक है। अच्छा एक चीज़ का ध्यान देना, इसमें ना आंसर जो लिखा हुआ है ना सेंटीमीटर में लिखा हुआ है, क्योंकि मुझे यहाँ पे आंसर दिख रहा है सेंटीमीटर में, तो हो सके तो मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ, लेकिन अगर ना लिखा हो तो तुम इसको मीटर में ही रखो, ठीक है। ओके, तो अगर मैं आंसर के साथ इसको मैच करूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0.275 मीटर है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँ? 10⁻², क्या आ जाएगा आंसर पूरा? 27.5 सेंटीमीटर। तो मतलब लेंथ ऑफ एन ओपन पाइप इज 27.5 सेंटीमीटर। अब ये ओपन पाइप का हो गया, अभी क्लोज पाइप की बारी है। अब सवाल ये है कि क्लोज पाइप का हम लोग फॉर्मूला जो है जैसे भी है कैसे अपन निकालेंगे, क्या लग रहा है? देखो मैं सिंपल सा एक काम करता हूँ, हमारे पास ने एक रिलेशन दे के रखा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ए पाइप क्लोज्ड एट वन एंड इज इक्वल टू फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ए पाइप ओपन एट वन एंड। दोनों का जो ओवरटोन्स के जो वैल्यू थे, ओपन के हो या क्लोज के हैं, दोनों को दोनों अलग होते हैं। मतलब मैं अगर बोलूँ फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ए पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, तो मतलब अगर मैं बोलूँ कि क्लोज्ड एट वन एंड है, ठीक है, तो उसका वैल्यू मतलब फर्स्ट ओवरटोन ये होता है तुम्हारा 3 टाइम्स ऑफ n। याद रहेगा ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ? पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, ठीक है। ये ध्यान मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये होता है तुम्हारा ओवरटोन पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, ठीक है, ये ध्यान देना। दूसरा याद रहेगा ना तुमने, ठीक है। दूसरा हमारा जो पाइप ओपन है बोथ एंड्स में, बोथ एंड्स में अगर ओपन होगा तो मेरा जो फर्स्ट ओवरटोन होगा विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ n, 2n ऐसे, ठीक है। तो ये मैं लिख देता हूं ओवरटोन पाइप ओपन एट बोथ एंड, ओपन एट बोथ एंड,
ठीक है, ये चीज याद, ठीक है। लेकिन और भी लिखा हुआ है, फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ए पाइप क्लोज एट वन एंड इज, मतलब ये दोनों का दोनों जो ओवरटोन है वो सेम है, मतलब N1 इज इक्वल टू N1, क्योंकि एक मैंने क्लोज का लेके रखा हुआ है, एक का ओपन लिख के रखा हुआ है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको इस तरह से बोल देता हूँ 3N0 चलेगा। और ये तुम्हारा क्या है, सॉरी ये क्लोज्ड है तो इसको मैं C बोल देता हूँ, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 2NC, समझा, ठीक है। N1 इज इक्वल टू N2 है, तो मैं लिखता हूँ फ्रॉम गिवन कंडीशन, फ्रॉम गिवन कंडीशन, बता दो जरा फ्रॉम गिवन कंडीशन क्या हो जाएगा। 3NC इज इक्वल टू 2N0। याद रहे यहाँ पे C और O कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, याद है ना, यहाँ पे C और O कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, बस C का मतलब क्लोज हो जाएगा, O का मतलब ओपन होता है, ठीक है। अब बताओ, तुम्हें ये भी याद होना चाहिए कि हमारा जो N होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लोज पाइप, ठीक है। ये क्लोज पाइप का फॉर्मूला क्या था, याद है, N विल बी इक्वल टू V/4L, ये भी याद होना चाहिए, ठीक है। ये क्लोज्ड का था, और अगर मैं सपोज करो मैं ओपन की बात कर रहा हूँ, ओपन पाइप, ठीक है, तो ओपन पाइप का मतलब क्या था, यहाँ पे N का वैल्यू था V/2L, ये भी ध्यान देना है हमें, ठीक है। ये सब चीज काम आने वाला है, ठीक है। चलो अभी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ये क्लोज का है तो ये C, ओपन का है तो ये O, ये भी C हो जाएगा, ये भी O हो जाएगा, राइट है, ठीक है। क्या मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, चलो बता दो, ये क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ NC, NC का वैल्यू मतलब V/4LC इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ N0, क्या हो जाएगा V/2L0, समझा, ठीक है। इससे 2 कैंसिल आउट हो गया, राइट। हमें क्या क्या चाहिए वैल्यू, LC क्या हो जाएगा बता सकते हो, LC को ये साइड में भेज, अच्छा और भी कैंसिल आउट हो सकता है मेरा V, है ना, V भी कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या 3/4LC इज इक्वल टू 1/2L0। तो हमें सिर्फ LC चाहिए, तो मैं LC को वहां पे भेज देता हूँ। तो डायरेक्ट बता दो LC का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा, हाँ मतलब तो LC विल बी इक्वल टू 3/4L, और LO का वैल्यू भी है हमारे पास विच इज 27.5 सेंटीमीटर, मतलब समझ में आ रहा है, ठीक है। अब एक बेसिक सा बस कट वगैरह करना होगा, तो आंसर एकदम अप्रॉक्सीमेटली 20.625 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ मेरा जो लेंथ ऑफ एन ओपन, नहीं ये ओपन था, नहीं ये क्लोज था, तो क्लोज जो होगा वो होगा तुम्हारा 20.625 सेंटीमीटर। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। तो एक मिनट ध्यान देना, एक बार क्वेश्चन को एक बार वापस समझो। यहाँ पे क्या लिखा है, अ पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स, ठीक है, हैज ए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 600, मतलब हमारे पास एक ही चीज का वैल्यू दिया हुआ है, बोथ एंड ओपन है तो उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। याद रहे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को डिनोट किया जाता है सिर्फ स्मॉल n से, ठीक है। मैंने यहाँ पे N0 का यूज क्यों किया, ताकि मैं समझ सकूं कि ये O का मतलब है ओपन, राइट। तो ओपन का वैल्यू देके रखा, और दूसरा कंडीशन लिख के दिया हुआ है कि जो मेरा फर्स्ट ओवरटोन क्लोज पाइप का है और फर्स्ट टोन हमारा ओवरटोन सेकेंड पाइप मतलब ओपन पाइप का है, दोनों का दोनों क्या है इक्वल। तो मतलब N1 इज इक्वल टू N1। ओवरटोन को किससे रिप्रेजेंट कर, फर्स्ट ओवरटोन कैसे करोगे N1, सेकेंड ओवरटोन N2, सीधी सी बात है। क्या ओपन पाइप और क्लोज पाइप का ओवरटोन्स अलग अलग होते हैं, ये हम लोग ने देखा, ठीक है। ये चीज याद रखना है तुम्हें, ओके। अब इसी के बेसिस पे हम लोग को ये भी बोल के रखा था कि वेलोसिटी ऑफ ए साउंड मतलब v का वैल्यू भी दे रखा है, ठीक है। अब अभी हमें LC और L0 निकालना था, तो मैंने सबसे फर्स्ट क्या किया, मैंने ओपन पाइप का फॉर्मूला लिख लिया। अब दिमाग में ये जरूर आएगा सर हम लोग ओपन पाइप से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर ना ओपन का ही वैल्यू दे के रखा है, क्लोज का वैल्यू नहीं दिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं ओपन से स्टार्ट कर सकता हूँ। तो ओपन का क्या हो जाएगा, N विल बी इक्वल टू V/2L। याद रहे अगर सपोज करो एग्जाम में क्लोज का दिया हो तो तुम फॉर्मूला क्या यूज करोगे, 4L, समझ में आ रहा है, ठीक है। ये 4L हो जाएगा, राइट। अब ये चीज दिया हुआ है, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ से L0 का वैल्यू निकाला, सॉल्व किया, आंसर आ गया। एक बार याद रखना यहाँ पे सेंटीमीटर में मेरे पास आंसर था इसलिए मैंने कन्वर्जन किया, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। तुम उसको मीटर में रखोगे तो भी चलेगा,
ठीक है, मेरे पास मुझे आंसर दिख रहा था इसलिए मैंने सेंटीमीटर में लिख दिया। ठीक है, अब दूसरा है कि अब हम क्या करें, एल नॉट का वैल्यू आ गया ना तो दिमाग वहीं पर खत्म हो जाता है कि अब हम लोग आगे एल सी का वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि सेम मेथड से मैं आगे नहीं जा सकता। रीजन, क्योंकि मेरे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सिर्फ ओपन पाइप का है। यस, अगर क्लोज पाइप का भी होता तो मैं सेम मैनर में जाता, बस यहाँ पे फर्क होता, यहाँ पे फोर यूज कर लेता, सेम मैनर में चले जाता, लेकिन मेरे पास वो था नहीं। तो मैंने देखा कि मेरे पास एक और कंडीशन है कि फर्स्ट ओवरटोन और दूसरे का फर्स्ट ओवरटोन दोनों सेम है, तो मैंने वो रिलेशन यूज किया और यहां से मैंने वैल्यू निकाल दिया। याद रहे, ये लिख लेना, ये चीज एकदम अलग है। ठीक है, ये तुम्हारा कंसेप्ट है और ये तुम्हारा आंसर। हाँ, ओके ओके, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान देना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखो, देखो क्या लिखा हुआ है, अ स्ट्रिंग 1 मीटर लॉन्ग इज फिक्स्ड एट वन एंड। अ स्ट्रिंग 1 मीटर लॉन्ग इज फिक्स्ड एट वन एंड। ठीक है, ओके चलेगा। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ स्ट्रिंग का लेंथ दिया है क्या मुझे 1 मीटर, तो मैं इसको अज्यूम करता हूँ स्मॉल l इज इक्वल टू 1 मीटर, है ना। अब आगे क्या लिखा हुआ है, ध्यान देना, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 15 हर्ट्ज आर इम्पोज्ड एट द फ्री एंड। मतलब बात समझ रहे हो क्या हो रहा है कि ऐसे एक एंड है, ऐसे मतलब एक दीवार है, दीवार से मैंने इस रस्सी को या फिर जो भी ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को अटका के रखा है ऐसे नॉर्मली। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इस ये जो ओपन वाला एंड है उसके ऊपर फ्रीक्वेंसी दे रहा हूँ n इज इक्वल टू कितना 15 हर्ट्ज का, इतना फ्रीक्वेंसी दे रहा हूं। अगर मैं इतना फ्रीक्वेंसी दूंगा तो क्या वेव बनेगा, राइट। पता ना स्ट्रिंग कैसे किस तरह से बिहेव करता है, तो यहाँ पर एक वेव जनरेट हो रहा है। ठीक है, ड्यू टू दिस, इसके वजह से अ स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव पता है ना क्या होता है, मतलब वो वेव ना ऐसा भागता नहीं, प्रोग्रेसिव वेव नहीं रहता, वहां पे लूप बनता है, याद आ रहा है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन समझना ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ स्टेशनरी वेव विथ 4 कंप्लीट लूप्स इज प्रोड्यूस ऑन द स्ट्रिंग। मतलब यहाँ पर ना लूप बन रहा है, कितना 4, लेकिन आगे पूछा गया है फाइंड द स्पीड ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव विच प्रोड्यूसेस द स्टेशनरी वेव। मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है ना। लेकिन अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि करे कैसे, क्योंकि देखो दिमाग में एक चीज मालूम है कि v इज इक्वल टू एन लैम्डा होता है। n का वैल्यू दिया है, लैम्डा नहीं दिया, मतलब लैम्डा निकालना पड़ेगा। अब लैम्डा के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है, अच्छे से समझना। लेकिन एक ना हिंट भी दे के रखा है, रिमेंबर दैट द फ्री एंड इज एन एंटी नोड। एंटी नोड जानते हो क्या होता है, अगर मैं तुम्हें ऐसे बताऊं कि देखो इस तरह से वो पैटर्न बन रहा है, तो यहां पर इस पार्ट को तुम क्या कहते हो, नोड, और ये जिसका ऐसे जो रहेगा एम्पलीट्यूड हायर रहेगा वो क्या बन जाता है, एंटी नोड। अब क्वेश्चन को समझो ना जरा, यहां पर क्या बोला है, 4 लूप तैयार हुआ, ठीक है, तो मतलब किस तरह से होगा, इस तरह से आगे गया, ठीक है, लूप बन रहा है। ठीक है, तो मैं ऐसे बोल देता हूं कि 1 2 3 4। लेकिन हिंट क्या दे के रखा है, हिंट क्या दे के रखा है, रिमेंबर दैट द फ्री एंड इज एन एंटी नोड। मतलब यहां से एक एंटी नोड तैयार हुआ रहेगा, मतलब क्या होगा, ये यहां तक आया रहेगा, समझा, और ये जो है वो यहां तक आया रहेगा। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं, समझा। ठीक है, देखो फॉर्मूला सिंपल है, v इज इक्वल टू एन लैम्डा, लेकिन अब मुझे लैम्डा निकालना, तो लैम्डा निकालना तो हमारे लिए बाय हाथ का खेल है। कैसे होता है लैम्डा बताओ, हम वेव में अगर मुझे बताना होगा कि एक वेवलेंथ कितना होता है, तो तुम क्या बोलोगे, सर यहां से यहां तक का जो एक रिलेशन होता है वो होता है लैम्डा, तो करते हैं ना हम लोग फिर। ठीक है, अब मुझे बताओ यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 4 या 2, वेरी गुड, क्या हो जाएगा, लैम्डा बाय 4, वेरी गुड। लैम्डा बाय 2 कब होता, जब ये अपना पार्ट यहां तक लेकर आता है ना। ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हो, मतलब ये क्या हो जाएगा, इट विल बी 2 लैम्डा प्लस लैम्डा बाय 4, है ना, बराबर है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, 9 लैम्डा बाय 4। ठीक है, तो मतलब मेरा जो लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग है, 1 मीटर का जो लेंथ है वो तुम्हारा कुछ इस तरह से,
समझ में आ रहा है? लेंथ ऑलरेडी 1 मीटर दे के रखा है, मतलब एक स्ट्रिंग है 1 मीटर का, ठीक है, उसमें इस तरह से वेव बन गया, तो ये चीज राइट है। लेकिन मुझे इसमें से क्या चाहिए होगा, लैम्डा। तो लैम्डा क्या हो गया यहां से बता दो, 4L/9। क्या मेरे पास L का वैल्यू दिया है? यस, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो मुझे पता है कि V होता है तुम्हारा N लैम्डा, तो N इंटू लैम्डा का वैल्यू है 4L/9, बस मुझे सब्स्टिट्यूट करना रहेगा इसमें, ठीक है। तो N का वैल्यू है मेरे पास 15 इंटू 4 इंटू 1 अपॉन 15 इंटू 4 इज अपॉन 9, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 3 3 जा 3 2 जा, वापस 6 आएगा, 3 6 जा 18, 6 हाँ 6 6 6 6 ऐसे आते चले जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरा आंसर आएगा 6.6, हाँ 667 या 67 तो भी चलेगा। ये मैंने वेलोसिटी निकाला, तो वेलोसिटी का जो SI यूनिट होता है वो होता है मेरा मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये मेरा इसका आंसर है, राइट। अभी देखो ये एकदम सिंपल था, याद रहे, हो सकता है एग्जाम में पूछे, ठीक है, ध्यान देना। यहाँ पर तो हिंट लिख कर भी दिया है ना कि आपको थोड़ा आसानी होने के लिए, काहे का आसानी, ये कुछ आसानी नहीं है, लेकिन एक बोल के रखा है एक्स्ट्रा कि जो फ्री एंड है ना वो एक एंटी नोड है, ठीक है। तो इससे हमारा अंदाजा लगा कि अच्छा यहाँ पर λ/4 बनेगा। लेकिन अगर सपोज करो ये हिंट दिया ही नहीं होता तो 2 लैम्डा हो जाता, सिंपल। ये तो मतलब मैं ये बोलता कि देखो मेरा स्मॉल l का वैल्यू होता है 2 लैम्डा, नहीं समझा, ऐसे हो जाता। लेकिन फिलहाल यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो इधर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब सिमिलरली अगर तुम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, यहां पर क्या लिखा हुआ है जरा देखो, अ वायलिन स्ट्रिंग वाइब्रेट्स विथ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 440 हर्ट्ज। मतलब क्या दिया हुआ है, स्मॉल n, ठीक है, तो स्मॉल n का वैल्यू देकर रखा है 440 हर्ट्ज, ठीक है। आगे क्या बोला गया है, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ओवरटोन्स, आएगा निकालना है। मतलब क्या पूछा गया है, N1 कितना है वो निकालो और N2 कितना है वो निकालो। बताओ क्या होगा N1 विल बी इक्वल टू व्हाट, सिंपल लॉजिक, N2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 3n, तो बस मुझे इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। तो 2 टाइम्स ऑफ n मतलब 440, कितना हो जाएगा 040, हाँ 880 हर्ट्ज, राइट है, ठीक है। दूसरा 3 टाइम्स ऑफ n 440 कितना हो जाएगा 1320, सिंपल, ठीक है। अगर थर्ड ओवरटोन बोलता तो समझ जाओ 4n ऐसा एंड सो ऑन। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन समझना। अब ये जो क्वेश्चन है ये तुम्हारा सोनोमीटर का है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन में क्या लिखा है, अ सोनोमीटर वायर इज स्ट्रेच बाय अ टेंशन ऑफ 40 न्यूटन, ठीक है। जो सोनोमीटर वायर होगा ना उसको स्ट्रेच किया गया है बाय 40 न्यूटन का, ठीक है। अब ये ऑब्वियसली अगर मैं वेट लगा रहा हूँ, ठीक है, वेट लगा रहा हूँ तो वो जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है, तो उसके कारण उसके अंदर ना टेंशन पैदा हो रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई देखो मेरा जो टेंशन है यहाँ पर T1 उसका वैल्यू आया है मेरा 40 न्यूटन, कंसेप्ट समझना है यहाँ पे, राइट। अब आगे क्या लिखा हुआ है, इट वाइब्रेट्स इन यूनिफॉर्म विद अ ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी दे के रखा हुआ है n का वैल्यू विच इज इक्वल टू 384 हर्ट्ज, ऐसा लिख के दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली यहाँ पे दो चीज होने वाली है, तो देखना अब यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ मेनी नंबर ऑफ बीट्स गेट प्रोड्यूस इन 2 सेकेंड इफ द टेंशन इन द वायर इज डिक्रीज्ड बाय 1.24 न्यूटन। क्वेश्चन समझना, देखो पहला था तुम्हारा ये स्ट्रिंग जिसके ऊपर टेंशन लगातार ये लग रहा था 40 न्यूटन। अब इस 40 न्यूटन पे जो फ्रीक्वेंसी तैयार हो रही थी वो था तुम्हारा 384 हर्ट्ज, कंसेप्ट समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मैं ये बोलता हूँ पहला टेंशन के लिए ये पहला फ्रीक्वेंसी है, क्वेश्चन समझा, ठीक है। अब जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें क्या बोला गया है कि अभी आप बताओ कि हाउ मेनी नंबर ऑफ बीट्स गेट प्रोड्यूस इन 2 सेकेंड। बीट्स के बारे में बात अपन बाद में करते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, क्या होगा अगर जो टेंशन है
टेंशन इन द वायर, मतलब जो अभी वायर का जो टेंशन है, मैं ये बोलता हूँ T2, वो क्या हो गया है, इज डिक्रीज बाय 1.24 न्यूटन। मतलब पहले कितना था 40 न्यूटन, उसको फिर से डिक्रीज किया गया बाय 1.24। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो ये मैं बोल सकता हूँ T2 है ये, ठीक है। हाँ, तो वैल्यू कितना आएगा बता सकते हो, कैलकुलेट, हाँ बोलो 38.76 न्यूटन। तो ये मेरा आ गया T2। हमें क्या फाइंड आउट करना रहेगा, बीट्स फाइंड आउट करना रहेगा। लेकिन तुम्हें एक बात बता दूं, हमारा जो बीट्स होता है, बीट्स मतलब स्मॉल n जो होता है, वो होता है मेरा n1 माइनस n2, ये बीट्स होता है। ये नंबर ऑफ बीट्स की बात करो, नंबर ऑफ बीट्स, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हाउ मेनी नंबर ऑफ बीट्स गेट प्रोड्यूस इन 2 सेकेंड, मतलब पूछा गया है कि कितने नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस होंगे इन टाइम 2 सेकेंड। तो ये तो बाद में आएगा, n1 तो दे रखा है, हमारा मेन मोटो क्या है n2। तो अगर मैं n2 निकाल लूं, क्या ये बाकी सब चीज हो जाएगा, क्वेश्चन समझा मेरा, ठीक है, ओके। अब देखो, अब बात आता है कि सर हम लोग प्रोसीड कैसे करेंगे। अब यहां पर ना मेरा फ्रीक्वेंसी और टेंशन के बारे में टर्म आया हुआ है, ठीक है। तो मुझे ना लॉ ऑफ स्ट्रिंग पता है, तो एक लॉ है मेरा लॉ स्ट्रिंग का, वो है तुम्हारा लॉ ऑफ टेंशन। ये स्ट्रिंग की बात कर रहा हूं, ठीक है, लॉ ऑफ टेंशन। उसमें क्या था फॉर्मूला, n1 अपॉन रूट ऑफ t1 याद होगा, इज इक्वल टू n2 अपॉन रूट ऑफ t2। समझा, क्लियर है, ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया, राइट, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है हम लोगों को, ठीक है। अब ये n1 अपॉन रूट ऑफ t1 n2, हमें सिर्फ n2 का वैल्यू चाहिए, तो रूट t2 को यहाँ पे भेज देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ